हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने ये वाला डायग्राम पूरा अच्छे से डिस्कस किया था। हिंदी मीडियम के बच्चों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आप देखो क्या है, जो टर्म्स हैं, जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, साइंटिस्ट ने टर्म दिए हैं, तो वो तो आपको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। बाकी सारी एक एक चीज़ मैं हिंदी में बता रही हूँ। अगर उसके बाद भी दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, ये हमने पूरा समझा था। अब मैं आपको एनसीईआरटी पे लेके चलूंगी। एनसीईआरटी को अब हम अच्छे से देखेंगे, ठीक। चलिए आ जाइए। आपकी एनसीईआरटी, आपका जो हिंदी वाला पार्ट है वो मैं लेकर आ रही हूँ, तो आपको थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं पे हम चल रहे थे। प्रोकैरियोटिक के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। अब देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में क्या लिखा है, ठीक। चलिए, सभी आदिजीव, पादप, प्राणी व कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्रोटिस्ट करके एक फाइलम है, या अगर हम प्रोटिस्ट की डेफिनेशन बोलें तो ना ही वो प्लांट में आता है ना ही वो एनिमल में आता है, लेकिन वो एक यूनिसेल्युलर क्या है, यूकैरियोटिक। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो कभी भी हम ऐसा नहीं डिफरेंस नहीं बोल सकते कि प्रोकैरियोटिक सेल ही यूनिसेल्युलर होती है। देखो डिफरेंस अब जब हम बना रहे हैं तो हमें ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल तो यूनिसेलुलर होगी ही, लेकिन मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर कौन सी हो सकती है, यूकैरियोटिक, ठीक है। ये याद रखना है, बहुत सिंपल है, ठीक। चलिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, नहीं तो फिर मेरे को खांसी आने लग जाएगी। आई होप मैंने जो डायग्राम आपको बताया था वो डायग्राम आप लोगों ने बनाया भी होगा, क्योंकि हर चीज़ का और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो आप नोट डाउन करते जा रहे हो, वो ज़रूरी है, ठीक। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका में क्या लिखा है, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कृशयुक्त प्रतीत होता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो पूरा सेल है, मैंने आपको बताया था कंपार्टमेंटलाइजेशन वर्ड यूज किया था मैंने। इसका मतलब ये है कि बहुत ही सिस्टमेटिक, व्यवस्थित रूप से आपकी जो यूकैरियोटिक सेल है वो हमको दिखाई देती है। एक एक जो सेलुलर ऑर्गन है, जो कोशिका के अंग हैं उसके अंदर प्रेजेंट है, वो पूरे हमको मेम्ब्रेन बाउंड दिखाई देते हैं, डबल झिल्ली से घिरे हुए दिखाई देते हैं, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसका मतलब हम पढ़ चुके हैं क्या, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक। चलिए, इसमें अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय कोशिकाएं कंकाल जैसे संरचना मिलती हैं। इनमें अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती, ठीक। क्या होता है, मैंने आपको बताया था कुछ फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोला था मैंने, कि कुछ धागे जैसी संरचना आपको दिखेगी। वो होता है एक इंटरमीडिएट, एक होता है माइक्रोफिलामेंट, एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल। जो अलग अलग प्रोटीन से बने होते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। उसी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन, जो कि आपकी सेल को सपोर्ट और स्ट्रक्चर या संरचना देने में मदद करता है, ठीक है। ये मैं बताया था। और आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं तो वो हर जगह सेम नहीं होगी। कैसे, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल होता है, ये हमने देखा था, ठीक है। वैक्यूल, उनके पास किडनी नहीं है, उनके पास लंग्स नहीं है, उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो हमारे पास है। तो उनके पास वैक्यूल है जिसमें वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है उनके पास में। तो यहाँ पर ये चीज़ डिफरेंस आ जाता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक तो होती है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंस है कि वैक्यूल किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। लार्ज वैक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। उसके अंदर जो पूरा पदार्थ भरा होता है उसको हम सेल सेप कहते हैं, कि जब हम पेड़ को काटते हैं तो जो पूरा जूस बाहर निकलता हो आपको दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं क्या, वैक्यूल फट गया मतलब वहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, अगर मैं बात कर रही हूँ यूकैरियोटिक सेल की हमारी, तो हमारे इसमें सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स में होती है, क्योंकि उनको ज़रूरत है। हमारे पास हम चल सकते हैं, हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स है, उनको एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसीलिए उनमें सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट हमारे पास नहीं होता, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो क्या ही बात थी, ठीक है। तो ऐसा है कि ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो यूकैरियोटिक सेल तो है, लेकिन दोनों अलग अलग है,
ठीक, ये बोलना चाह रहा है। चलो, पादप व जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं बड़ी केंद्रिकाएं रसधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिका में ये अनुपस्थित होती हैं। वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में तारकाय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, ठीक है। आइए अब प्रत्येक कोशिका अंगन की संरचना का कार्यविधि का अध्ययन करते हैं। देखिए, जितने भी सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अब मैंने बोला था एक एक करके मैं सबको एक्सप्लेन करूंगी, तो अब हम उस पर चलते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं पानी पी लेती हूँ। देखिए, यहाँ पे प्लांट सेल, यहाँ पर आपकी जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में उसने डिफरेंस ये बताया है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, जो कि हमको प्लांट्स में दिखाई देगा, एनिमल में नहीं देगा। अब हमको एक एक सेल ऑर्गेनल कोशिका अंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ाने से पहले मैं आपको उसका डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। चलिए आ जाइए। इसका डायग्राम बहुत ही अच्छा वाला जो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो आप लोग देख लो पहले, ठीक। चलो इसमें आते हैं। ये है, देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये डायग्राम से आपको। ध्यान दीजिए, इसको फिर मैं पूरा आपको हिंदी में बताऊंगी। अभी मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल पूरा हिंदी में बताया, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब आपको यहाँ पे ब्लू कलर के ऐसे हेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी यूकैरियोटिक सेल की एक झिल्ली है, बाहरी झिल्ली बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, कोशिका झिल्ली बोला जाता है, ठीक है। और इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक। अब मैं अगर बात करूं कि ये बनी कैसे होती है, ये बनी होती है लिपिड बायलेयर। मैम लिपिड क्या होता है? लिपिड मतलब बेटा ग्लिसरॉल प्लस फैट, ठीक, ऐसे याद रखना है। लिपिड का मतलब होता है ग्लिसरॉल प्लस फैट। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो तेल, ठीक है। अब तेल मैंने क्यों बोला ये ध्यान दो। देखो क्या होता है, यहाँ पर आपको कुछ हेड दिख रहे हैं ऐसे, जो कि ब्लू कलर के हैं, और ये टेल दिख रही है जो कि ऑरेंज कलर की है, ठीक। तो जो हेड है वो होते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, यानी उनको बहुत मोहब्बत है किससे? पानी से, इसलिए उनको पानी की तरफ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है, जो उनका सर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी सेल के बाहर जो पदार्थ है, जो तरल पदार्थ है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसकी तरफ सर रहता है। और जो इसकी टेल है वो क्या है? हाइड्रोफोबिक, यानी उसको पानी से नफरत है, तो वो अपना पैर अंदर कर लेती है। तो देखो पूरी जो टेल है वो अंदर तरफ आपको दिखाई दे रही है, तो इसीलिए इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाई देता है, इसीलिए ये होता है बाय लेयर, यानी डबल ऐसी लेयर आपको दिखाई देती है, ठीक। तो हम क्या बात कर रहे हैं? एक तो हेड हो गया, जो हो गया हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, एंड फोबिया है, जिसको डर लगता है, फोबिया मतलब उसको पानी से प्रॉब्लम है, तो वो क्या है? टेल है, ठीक। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कुछ, ये आपको ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसको क्या है? प्रोटीन बोलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो प्रोटीन है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। फंसे हुए होते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, कुछ ऐसे आपको दिखे देंगे, ये जो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि अंदर ऐसे फंसा हुआ है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्बेडेड, ऐसे फंसा हुआ रहता है। तो ये है क्या? इंटीग्रल प्रोटीन। अब जो किनारी पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, किनार किनार पे आपको, और थोड़े बहुत अंदर भी जाएंगे, तो उनको हम बोल देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। अब मैम ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, इस पर ध्यान मत दो। यही प्रोटीन, ये जो आपके कौन से प्रोटीन है? इंटीग्रल प्रोटीन, इनमें चैनल बन जाता है। चैनल क्यों बनता है, किस लिए बनता है, ये बताऊंगी मैं। कई चीज़ें मैंने आपको बताया था, सिक्योरिटी गार्ड होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो हर पर्टिकुलर चीज़ को जाने आने नहीं देती, तो उसके लिए उनको जुगाड़ जमाना पड़ता है। तो ये हम पढ़ेंगे कि चैनल प्रोटीन या टनल प्रोटीन क्या होते हैं, ठीक। तो अभी मैंने आपको बताया, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ये हो गया पूरा प्लान। देखो ऊपर आपको हेड दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से
से ये स्ट्रक्चर को खोल दिया है। देखो ये आपकी सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर को खोल दिया है पूरा। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पर आपके क्या है, प्रोटीन है। अब प्रोटीन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, प्रोटीन के ऊपर हमको दिखाई दे रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल, कुछ दानेदार ऐसे पार्टिकल्स हमको अटैच दिख रहे हैं, जो कि क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ठीक है, या ग्लाइकोलिपिड हो गया, या कार्बोहाइड्रेट हो गया। देखो कार्बोहाइड्रेट की बात करूं मैं, ठीक है, देखो मैं एक ब्लैंक स्लाइड लूंगी जिसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। आ जाइए। मैं आपको थोड़ा सा जो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, ये थोड़ा सा बताती हूँ, जिसमें आप लोगों को इजी जाएगा, है ना, समझने में। बायोमॉलिक्यूल्स का जो हमारा एक पूरा चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। तो देखो मैं बात कर रही हूँ किसकी, मैं बात कर रही हूँ आपके कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, और बात हो रही है प्रोटीन की। ठीक, अब मैम आप हमको ये बताइए कि इन दोनों में, हमको तो पता है कि प्रोटीन जो है और वो हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, हमारी ग्रोथ प्रोटीन की वजह से होती है, हमको प्रोटीन से एनर्जी भी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी हमको एनर्जी मिलती है। तो इनमें अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे डिफरेंस बताओ, तो हमेशा याद रखना कि जैसे कोई एथलीट भाग रहा है, ठीक है, तो अगर वो बेहोश हो जाता है, या कोई भी इंसान जो बहुत देर से धूप में काम कर रहा है, या उसका बहुत एक्सर्शन हो गया है, वो बेहोश हो गया है, तो आप सभी को पता है कि उसको इंस्टेंटली क्या चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, उसको बॉटल के थ्रू चढ़ाते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अब आप खुद सोचो कि कोई इंसान बेहोश हो गया, तो तुम वहाँ बैठ के उसको दाल पिलाओगे थोड़ी, वो तो उस कंडीशन में ही नहीं है ना। प्रोटीन के तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ग्लूकोज का, जो कि क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए, यानी तुरंत हमको एनर्जी चाहिए, तुरंत एकदम उस पर्टिकुलर इंसान को तुरंत एनर्जी की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी कंडीशन में बेहोश हुआ हो, तो वहाँ पे आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। प्रोटीन ऐसा है कि आपको डेली डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्दी लाइफ के लिए। ठीक, अब मैं बात करती हूँ किसकी, अब मैं बात करूँगी कि मैम ये जो लिखा हुआ है ना, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, अब बता रही हूँ मैं ये क्या है। ठीक, ध्यान दो, कार्बोहाइड्रेट को जब हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का अगर मैं क्या लूँ, कार्बोहाइड्रेट का अगर मैं सिर्फ हाँ ध्यान दो, देखो कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा बता रही हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट का अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये रिंग स्ट्रक्चर है आपके किसका, ये रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ठीक है, एक रिंग स्ट्रक्चर, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये पूरा मैं आपको समझाऊंगी। अभी मैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताना चाह रही हूँ, इसीलिए अभी फोकस उस पर करो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समझ लो ये एक मोती हो गया। ठीक, ये एक स्ट्रक्चर है, एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वो होता है मोनोसैकेराइड। ठीक, उसके बाद होता है ओलिगोसैकेराइड, ठीक, ओलिगोसैकेराइड, और एक होता है आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक, चलो, ये सैकराइड का मतलब क्या होता है, सैकराइड मतलब होता है शुगर। और अगर मैं शुगर बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मीठा ही होगा, भाई चावल में भी तो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो वहाँ पे क्या है, स्टार्च है, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो वो तो मीठा नहीं होता। रोटी में भी होता है, तो यहाँ शुगर का मतलब मीठा नहीं है, सैकराइड का मतलब होता है शुगर, ये आपको याद रखना है। अब अगर मैंने बोला मोनो मतलब एक, ठीक, अब ओलिगो, ओलिगो का मतलब क्या होता है,
2 से लेकर 9 तक आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें डाइसैकेराइड आ जाते हैं, ट्राई, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। तो इस तरीके से ये एक मॉलिक्यूल है क्या, ग्लूकोज का, ठीक। अब मैंने बोला एक मोती की माला है, ठीक, तो इसको हमने ऐसे जो ज्वाइन करते गए, ठीक है। तो अगर ये 3 है तो ये क्या हो गया, ट्राइसैकेराइड, जो कि ओलिगोसैकेराइड के अंदर आएगा, ठीक है, मोनोसैकेराइड है। अब अगर बहुत ही ज़्यादा लंबी चेन है, बहुत ही लंबी चेन है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक। तो पॉलीसैकेराइड को ही कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हमने देखे, तो पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सब आ जाता है, जो कि स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है। हमारी बॉडी में क्या, ग्लाइकोजन, और प्लांट्स में स्टार्च, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, पॉलीसैकेराइड की, तो पॉलीसैकेराइड को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम है पॉलीसैकेराइड का ग्लाइकांस। ग्लाइकांस, इसीलिए यहाँ पे आपको जो वर्ड लिखा हुआ है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इसका मतलब प्रोटीन के मॉलिक्यूल का कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच है और लिपिड के मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच है, यानी पॉलीसैकेराइड की एक बहुत बड़ी चेन होगी। ग्लाइकांस किसको कहा जाता है, पॉलीसैकेराइड को। पॉलीसैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब अगर GLY लिखा हुआ है, इसका मतलब लिपिड किसके साथ अटैच है, पॉलीसैकेराइड के साथ, और प्रोटीन पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जितना भी मैंने अभी तक आपको समझाया है वो जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में, आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। चलिए आ जाइए, देखिए हमने इसके बारे में पूरा समझ लिया। अब हम चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। मैं आपको जो डायग्राम बता रही थी वो मुझे बताना है, ठीक है। चलिए आ जाइए, मैं आपको डायग्राम बता रही थी किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको मैंने डायग्राम बताया है उसमें जितनी भी चीज़ें मेंशन थी उसको मैंने एक बार आपको एक स्लाइड में एक्सप्लेन कर दी कि एक्चुअल में ग्लाइकोलिपिड को क्या क्यों बोला जाता है, ग्लाइकोलिपिड या क्यों बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस तरीके से आपको जो है वो मॉलिक्यूल्स अटैच दिखेंगे, ठीक। अब हमको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई मैम, ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट है जो कि किससे अटैच है, अंदर वाले प्रोटीन से अटैच है, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये वाला जो है हेड वाला पार्ट है जो कि किधर है, बाहरी तरल पदार्थ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड उसकी तरफ है, क्योंकि ये कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, और अंदर में आपकी टेल प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो पूरा है ये इसीलिए अंदर प्रेजेंट है क्योंकि इसको पानी से नफरत है, ठीक। अंदर में आपके कुछ प्रोटीन होंगे जिसको इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं, फंसे हुए दिखाई देते हैं। जो किनारे पर होंगे उन्हें पेरिफेरल बोलेंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स इस तरीके से आपको अटैच दिखाई देंगे इन्हीं प्रोटीन से जो यहाँ पर प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हम बोल देंगे ग्लाइकोप्रोटीन, यानी ये जो चेन दिख रही है ना आपको, ये होगी पॉलीसैकेराइड की चेन और ये प्रोटीन है, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया, ग्लाइकोप्रोटीन। अभी बताया था मैंने पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब लिपिड होगा तो ग्लाइकोलिपिड, ठीक। वैसे अब मैं आपको लेके चलती हूँ आपकी NCERT की तरफ। आई होप आप लोगों को जो है वो क्लियर हुआ होगा पूरा स्ट्रक्चर। नहीं हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हमने देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं किसके बारे में, अब हम देखने वाले हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए क्या लिखा है, एक मिनट। आपकी यूकैरियोटिक सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला पार्ट है यहाँ से स्टार्ट है। चलिए आ जाइए, देखिए क्या बोलना चाह रहा है, कोशिका झिल्ली यानी कि क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसी को हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक। चलो क्या लिखा है, वर्ष
1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं की झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीव द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब या आइडेंटिफाई पहचाना किसमें गया था, आरबीसी, आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है जिसको हम और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट से। मैं बता चुकी हूँ आपको, पिछले लेक्चर्स लगाइए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले किसमें बताया गया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, आरबीसी में, ठीक है, ये बोल रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, क्योंकि जो उसके पहले जो माइक्रोस्कोप था वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही हम ये चीज़ पता लगा पाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरीके से हमने उसको डिस्क्राइब किया, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये बोल सकते हैं कि एडवांसमेंट मतलब जिस तरीके से चीज़ें एडवांस होते जा रही ना, उसी को अब एडवांसमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो वहीं पर अगर मैं बात कर रही हूँ कि लाइट माइक्रोस्कोप के टाइम पे हमको नहीं पता था कि कितनी सारी छोटी छोटी जितने ऑर्गेनल हमको दिखते हैं वो सब सेल के अंदर होते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हमको पता चला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बता रहा है इसमें, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, चलिए आ जाइए। आगे लिखा है, अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। अब भी हमने देखा था, ठीक। इसमें प्रमुख लिपिड फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। अगर आपके लिपिड ग्लिसरॉल और फैट है, उसके साथ क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉस्फोलिपिड, जो दो सतहों में व्यवस्थित होती है। मैंने बताया था बायलेयर होती है दो सतह में, ठीक। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनकी ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरू पूछ सिरा अंदर की ओर होता है। मैंने आपको बताया था हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो बाहर की ओर रहेगा और टेल जो है वो अंदर की ओर, ठीक। इससे सुनिश्चित होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अंतर्ध्रुवीय पूंछ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है, क्योंकि उसको पानी से नफरत है, इसलिए वो सुरक्षित रहती है, अंदर कर लेती है अपने पैर को, ठीक है। इसके अंतर्गत फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के कुछ मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो उसमें अटैच रहते हैं, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधान से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मैंने बताया था प्रोटीन के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है तो ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड के साथ जुड़ा है तो ग्लाइकोलिपिड, ठीक। तो ये चीज़ हमने अभी डायग्राम में देख ली, वही चीज़ लिखी हुई है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन व लिपिड का अनुपात भिन्न भिन्न हो सकता है। ये बताना चाह रहा है कि जो अमाउंट है, जो संख्या है या जो पूरी कंपोजिशन है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो वैसे ही दिखेगी, लेकिन बस उसका बोलना चाहिए मात्रा जो हो सकती है कि किसकी कितनी मात्रा है, उसमें विभिन्नता आपको दिखेगी, ठीक है। मनुष्य की रुधिराणु या एरिथ्रोसाइट हम किसको बोलते हैं, आरबीसी को, ठीक है, की झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। देखो सब में अलग अलग होता है, तो वो परसेंटेज बता रहा है कि किसमें कितना रहता है। इसमें 52% और 40% क्या है, आपका लिपिड है, किसमें, आरबीसी की बात हो रही है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर दो अंगभूत पर व परिधेय प्रोटीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। परिधेय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर होते हैं, ठीक है। सतह मतलब मैं पेरिफेरल प्रोटीन की बात करूँ, मैंने बताया था कुछ ऐसे किनारे पे सरफेस पे प्रेजेंट है तो वो पेरिफेरल है, ठीक है। जबकि अंगभूत प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे होते हैं, मैंने बताया था फंसे या धसे कुछ भी बोल सकते हो, एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड मतलब फंसे हुए होते हैं, तो वो है आपके इंटीग्रल प्रोटीन। एक एक चीज वही लिखी हुई है, हिंदी में मैंने पूरा बता दिया आपको, ठीक। अब लास्ट क्या है, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना, ठीक है। 1972 में सिंगर और निकोलसन का बहुत ही एक्सेप्टेड मॉडल था, जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया वो उसी के मतलब बोल सकते हैं उसी का ही पूरा डायग्राम है। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो था, जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है, किसका मॉडल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे अच्छे से डिस्क्राइब करता है, सबसे अच्छे से परिभाषित करता है, ये मैं बोल सकती हूँ। और इसको किसने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने, ठीक है। ये हम 10th 11th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल, क्या लिखा हुआ है, तरल
किरमेन नमूना के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अब हम अगर बात करें किसकी, हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मॉडल था, बहुत सारे मॉडल दिए गए जिनने कुछ ने बताया कि बायलिपिड की बनी होती है, बायलिपिड लेयर से डबल लेयर की होती है, ये बताया गया। कुछ में कंपोजिशन बताएगी, फॉस्फोलिपिड होता है। सबके अलग अलग अपने अपने विचार थे, लेकिन आखिरी में जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी थी वो कौन सी थी? वो थी आपकी कौन सी? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। किससे रिलेटेड? आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? इसके अनुसार लिपिड के अंतर्धलीय तलीय प्रकृति के कारण फॉस्फोलिपिड वृत्तीय सतह के भीतर प्रोटीन पाशी गति करता है। इस झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो मूवमेंट कर रही हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो उसकी कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है। उसके अंदर किस तरीके से, कितने मात्रा में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से वो क्या करती है? मूव करती है। इसको हम और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने पूरा जितना स्ट्रक्चर था, जितनी चीज़ें थी, सब एक एक चीज़ यहाँ पे वही लिखी हुई है। तो पूरा मैंने आपको हिंदी में बता दिया। मुझे लगता है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी तक क्लियर हुआ होगा। इसके आगे अगर कुछ बचा है तो मैं वो भी आपको बता दूंगी। पूरा एनसीईआरटी के हिसाब से हम चल रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाते जाइए, और लेक्चर्स को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं पॉज करके फिर से रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो स्लो कर सकते हैं, स्लो लग रही है तो फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो इसीलिए नोट्स बनाइए और हमेशा याद रखिएगा कि की पॉइंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखते रहिए इंस्पायर एकेडमी। थैंक यू।